26 नवंबर 2008 यह वह दिन था जिस दिन भारत का आर्थिक केंद्र और बॉलीवुड का गढ़ कहे जाने वाला मुंबई शहर लाशों का ढेर बन जाता है। केवल 10 आतंकवादी ऐसा कहर मचाते हैं कि मुंबई शहर में 166 लोगों की मृत्यु, 300 से भी ज्यादा लोग घायल और पूरे भारत के नागरिकों में ऐसी अमिट छाप बैठ जाती है कि जिसे याद करने से भी रूह कांप जाए। तो कौन थे वे 10 आतंकवादी? मुंबई अटैक की प्लानिंग किसने और कैसे की? कैसे गुजरते हैं मुंबई शहर के वे दर्दनाक 3 दिन? और भारत के दानवीर रतन टाटा किस तरह सहायता करते हैं? इसके अलावा यह भी जानेंगे कि क्या होता है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो और ऑपरेशन एक्स। ये सभी डिटेल्स हम देखेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में। उन्नीस में हाफिज मोहम्मद सईद लश्कर-ए-तैयबा नामक एक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन की स्थापना की। इस संगठन का एकमात्र मकसद था कि पूरे भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देना। लश्कर-ए-तैयबा द्वारा 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2005 में दिल्ली बम धमाके, 2007 में हैदराबाद बम धमाके जैसे कई खौफनाक हमलों को अंजाम दिया गया था। हाफिज सईद एक सीक्रेट मिशन तैयार करता है जिसके सामने सभी हमले फीके पड़ जाएं और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दंग रह जाए। इसके लिए हाफिज सईद एक मीटिंग बुलाता है जिसमें रहमान लखवी और लश्कर-ए-तैयबा के अन्य सदस्य मौजूद होते हैं। इस मीटिंग के दौरान भारत के किस शहर में हमला करना है इस पर चर्चा की जाती है। लंबे समय तक चली इस मीटिंग में अंततः मुंबई शहर को चुना जाता है क्योंकि भारत में सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में मुंबई दूसरे स्थान पर है और मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। अब मुंबई शहर पर हमला करने के लिए मुंबई शहर की तमाम डिटेल्स की जरूरत पड़ती है और यह डिटेल्स जुटाने का काम डेविड हेडली को सौंपा जाता है। जासूसी के दौरान डेविड हेडली अपने दोस्त तहव्वुर राणा की मदद लेता है। डेविड हेडली और तहव्वुर राणा कॉलेज फ्रेंड्स थे। दोनों ने पाकिस्तान की कैडेट कॉलेज में साथ ट्रेनिंग ली थी। तहव्वुर राणा की कनाडा में इमिग्रेशन कंपनी थी जिसकी एक ब्रांच मुंबई में खोली जाती है और डेविड हेडली को उसमें जॉब पर रखा जाता है। इसके अलावा तहव्वुर राणा डेविड को भारत का वीजा दिलाने में भी मदद करता है ताकि किसी को उसके ऊपर शक भी न हो। डेविड सबसे पहले सितंबर 2006 में भारत आता है। वो मुंबई शहर की हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करता है जैसे कि कौन सा रास्ता सबसे ज्यादा सुरक्षित है, कहाँ सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, किस स्थान पर हमला करना सही रहेगा। डेविड लंबे समय तक भारत में जासूसी करता है। वह 2007 से 2008 के बीच मुंबई की 5 बार यात्रा करता है और ताजमहल होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, ओबेरॉय होटल आदि जगहों की रेकी करता है और वह इन सभी जगहों के फोटो खींचता है और वीडियो भी बनाता है। आखिरकार कोने कोने की पूरी जानकारी हासिल करने के बाद वह सारी डिटेल्स लश्कर-ए-तैयबा को सौंप देता है। लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में ऐसे युवाओं का चयन करते हैं जो पढ़े लिखे न हों, शादीशुदा न हों, घर से भागे हुए हों या तो छोटे मोटे अपराध किए हुए हों। ऐसे युवाओं का चयन इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्हें कश्मीर की आजादी और जिहाद के नाम पर आसानी से भड़काया जा सकता है। कई महीनों की जांच पड़ताल के बाद 30 से ज्यादा युवाओं का चयन किया जाता है। इन युवाओं में अजमल कसाब भी शामिल था। कसाब वही आतंकवादी है जो मुंबई अटैक के दौरान एकमात्र जिंदा पकड़ा गया था। कसाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फरीदकोट गांव का रहने वाला था। लश्कर-ए-तैयबा यानी LET ने कसाब को वादा किया था कि उसके परिवार को 1,50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसलिए कसाब संगठन से जुड़ने के लिए तैयार हो गया। युवाओं के चयन के बाद उन्हें 5 चरणों में ट्रेनिंग दी जाती है। इन 5 चरणों में दौरा-ए-सुफा, दौरा-ए-अमा, दौरा-ए-खास, दौरा-ए-रिबत और आखिर में समुद्री ट्रेनिंग शामिल होती थी। पहले चरण की ट्रेनिंग दौरा-ए-सुफा 21 दिनों की होती है। इस ट्रेनिंग में युवाओं को सुबह जल्दी जगाया जाता था और नमाज अदा करने के बाद उन्हें PT यानी शारीरिक व्यायाम कराया जाता था और दिन के अंत में रहमान लखवी और LET के अन्य सदस्य जिहाद के भड़काऊ भाषण देते थे। वे युवाओं से कहते थे कि जिहाद का समय आ गया है, उन्हें हिंदुस्तान के बड़े शहरों में हमला करना है ताकि हिंदुस्तान अंदर से कमजोर पड़ जाए और कश्मीर को आजाद किया जा सके। हमले के दौरान जो भी मारा जाएगा वह जन्नत में जाएगा। ऐसे जोश भरे भाषण सुनकर सभी युवा मुंबई के लोगों को मौत की नींद सुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे चरण की ट्रेनिंग दौरा-ए-अमा भी 21 दिनों की होती है जिसमें उन्हें दौड़ना, बंदूक चलाना, बंदूक खोलना और जोड़ना और मैप रीडिंग आदि की तालीम दी जाती है। इसके बाद तीसरे चरण की ट्रेनिंग दौरा-ए-खास जो 75 दिनों की यानी 2.5 महीने की होती है।
ये ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है, जिसमें उन्हें रॉकेट लॉन्चर चलाना, हैंड ग्रेनेड फेंकना, सैटेलाइट फोन और जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब सिखाया जाता है। इसके अलावा शारीरिक व्यायाम में उन्हें 3 दिनों तक बिना खाना खाए पीठ पर भार उठाकर पहाड़ चढ़ने जैसी तालीम दी जाती है। चौथे चरण की ट्रेनिंग 30 दिनों की होती है, जो इंटेलिजेंस ट्रेनिंग होती है, जिसमें उन्हें टारगेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उस पर नजर रखना, कोई उनका पीछा करे तो क्या करना है आदि जैसी खुफिया तालीम दी जाती है। इसके बाद उन्हें कराची ले जाया जाता है, जहां उनकी समुद्री ट्रेनिंग होती है। यह ट्रेनिंग 3 दिनों की होती है, जिसमें उन्हें स्विमिंग, नाव चलाना, समुद्री रास्ता खोजना, समुद्र की गहराई जानना, मछली पकड़ना आदि की तालीम दी जाती है। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान कई युवा ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं और जो सरवाइव करते हैं उन्हें फाइनल टीम में जगह दी जाती है। इस फाइनल टीम में सिर्फ 10 आतंकवादी ही ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग पूरी करते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: इस्माइल खान, सोहेब, नाजिर अहमद, जावेद, हाफिज अरशद, इमरान बाबर, नाजिर, फहादुल्ला, अब्दुल रहमान और अजमल कसाब। इस्माइल खान वह आतंकवादी था जो इन सभी आतंकवादियों का लीडर था। अब आतंकवादियों की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हाफिज सईद और रहमान लखवी डेविड हेडली द्वारा दी गई जानकारी का इस्तेमाल करके मुंबई अटैक की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद सभी आतंकवादियों को गूगल मैप और टीवी के जरिए समझाया जाता है कि वे मुंबई कैसे पहुंचेंगे, कौन किस टारगेट स्थान पर जाएगा, वे मुंबई पुलिस और कमांडो का सामना कैसे करेंगे। सभी जानकारी देने के बाद आतंकवादियों को जरूरी सामान दिया जाता है, जिसमें बंदूकें, ग्रेनेड, आरडीएक्स बॉम्ब, मोबाइल फोन, कपड़े और अन्य चीजें खरीदने या किराया चुकाने के लिए 10,800 रुपए भी दिए जाते हैं। भारत के लोगों के खून के प्यासे ये 10 मुजाहिदीन लंबे समय से अटैक करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जिस दिन मुंबई पर हमला करना होता है, और वह दिन होता है 26 नवंबर 2008। 26 नवंबर को हमला करने के लिए वे 22 नवंबर को कराची बंदरगाह से एक छोटी बोट में निकल जाते हैं। 1.5 घंटे की यात्रा के बाद वे एक दूसरी बोट में स्थानांतरित होते हैं और लगभग रात के 9 बजे अल हुसैनी नामक एक बड़े शिप में सवार होते हैं। इस शिप में वह सारा सामान मौजूद था जो उन्हें पहले दिया गया था। इसके अलावा उन्हें रबर की स्पीड बोट, उसमें हवा भरने के लिए पंप, लाइफ जैकेट्स, चावल, आटा आदि सामग्री भी दी जाती है। इस अल हुसैनी नामक शिप में वे पूरी रात बिताते हैं। अगले दिन 23 नवंबर को दोपहर 12 बजे उन्हें एक भारतीय बोट अपनी ओर आती दिखाई दी। उस्मान नाम का एक व्यक्ति बोट पर मौजूद लोगों को मदद की जरूरत होने का संकेत देता है और जैसे ही वह बोट पास आती है, मदद के बहाने वे उस बोट पर कब्जा कर लेते हैं। उस भारतीय बोट का नाम कुबेर होता है। इस बोट पर सवार 4 व्यक्तियों में से 3 को अल हुसैनी जहाज में ले जाया जाता है और सभी 10 आतंकवादी सामान के साथ कुबेर बोट में सवार हो जाते हैं। इस कुबेर बोट के ड्राइवर अमरचंद सोलंकी पर दबाव डाला जाता है कि वह नाव को मुंबई की ओर ले जाए। 3 दिन तक कुबेर में यात्रा करने के बाद 26 नवंबर को शाम 4 बजे उन्हें मुंबई की ऊंची इमारतें नजर आती हैं। तब वे अमरचंद सोलंकी को क्रूरता से मार डालते हैं और उसे इंजन रूम में छिपा देते हैं। सभी आतंकवादी कराची बाजार से खरीदे हुए मुंबई के युवाओं जैसे जीन्स, शर्ट, टी शर्ट आदि कपड़े पहनकर उसके ऊपर लाइफ जैकेट पहनते हैं और स्पीड बोट में हवा भरकर उसे समुद्र में उतारते हैं। मुंबई से 7 किलोमीटर की दूरी पर कुबेर को छोड़कर वे स्पीड बोट से आगे बढ़ते हैं। 1.5-2 घंटे के सफर के बाद वे रात 9 बजे मुंबई तट पर पहुंचते हैं। यह स्थान मछुआरों का इलाका होने के कारण किसी को उन पर शक भी नहीं होता। सभी आतंकवादियों का लीडर इस्माइल खान निर्देश देता है कि हर व्यक्ति 2-2 की टीम में बंट जाएगा। सबसे पहले वह और कसाब टैक्सी द्वारा CST स्टेशन के लिए रवाना होंगे। नाजिर और इमरान बाबर पैदल नरीमन हाउस की ओर जाएंगे। सोहेब और नाजिर अहमद टैक्सी द्वारा लियोपोल्ड कैफे जाएंगे। जावेद और हाफिज अरशद टैक्सी द्वारा ताज होटल जाएंगे। अंत में फहदुल्ला और अब्दुल रहमान स्पीड बोट लेकर ओबेरॉय होटल जाएंगे। मुंबई शहर का दृश्य देखें तो हर व्यक्ति अपने अपने कार्यों में व्यस्त होता है। वे इस बात से अनजान होते हैं कि कुछ ही समय में उद्योगों से धड़कता हुआ मुंबई शहर सन्नाटे का शहर बनने वाला है और उस सन्नाटे की गूंज पूरे भारत में फैल जाएगी। इस्माइल और कसाब टैक्सी पकड़ते हैं। इस्माइल टैक्सी में आगे की सीट पर बैठता है और कसाब पीछे की सीट पर।
इस्माइल ड्राइवर को CST स्टेशन जाने के लिए कहता है और ड्राइवर से बात करके उसका ध्यान भटकाता है। इसी दौरान कसाब बैग में से बम निकालकर उसमें 1 घंटा 15 मिनट का टाइमर सेट करके ड्राइवर की सीट के नीचे रख देता है। 15 से 20 मिनट बाद रात करीब 9:20 पर वे CST स्टेशन पहुंचते हैं। CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो मुंबई का एक बेहद भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पर रोज की तरह बहुत से लोग ट्रेन से आ रहे होते हैं। कुछ लोग ट्रेन का इंतजार करते हुए बैठे होते हैं, तो कुछ लोग अपनी धुन में इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी कसाब और इस्माइल वहां स्टेशन पर पहुंचते हैं। वे सबसे पहले शौचालय की ओर जाते हैं। शौचालय में वे अपने बैग से AK-47 गन और ग्रेनेड निकालते हैं और बाहर आते ही पागलों की तरह गोलीबारी शुरू कर देते हैं। कसाब अपनी AK-47 गन से हर दिशा में मौत का तांडव मचाता है। वहीं इस्माइल हैंड ग्रेनेड की पिन निकालकर लोगों पर फेंकने लगता है। लोगों को कुछ समझ आता उससे पहले ही गोलियां शरीर के आर पार हो जाती हैं। स्टेशन पे खड़े सभी लोग घबराकर चारों दिशाओं में भागने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर रेलवे स्टेशन के एक कर्मचारी विष्णु दत्ताराम अनाउंसमेंट करते हैं कि सभी लोग तुरंत स्टेशन छोड़ दें और अपनी जान बचाएं। इस दौरान पुलिस भी उन पर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन राइफल के सामने उनकी पिस्तौल का कोई जोर नहीं चलता। इसीलिए वे दोनों पुलिसकर्मियों को भी ढेर कर देते हैं। 1 घंटे तक चले इस खूनी खेल में 50 से अधिक लोग मारे जाते हैं और 100 से अधिक गंभीर रूप से घायल होते हैं। पूरा स्टेशन खाली होने के बाद वे मुंबई की गलियों में भागने लगते हैं। तभी उन्हें सामने से एक पुलिस कार आती दिखाई देती है, जिसे देखकर वे दोनों आतंकवादी छिप जाते हैं। उस कार में 3 उच्च अधिकारी और 4 कांस्टेबल सवार थे। कार के करीब आते ही कसाब और इस्माइल उन पर अंधाधुंध गोलीबारी कर देते हैं। इसमें 3 उच्च अधिकारी हेमंत करकरे, विजय सालास्कर और अशोक कामटे तथा 4 कांस्टेबलों में से 3 कांस्टेबल घटनास्थल पर ही शहीद हो जाते हैं। फायरिंग के दौरान कसाब के हाथ में भी गोली लगती है। फायरिंग रुकने पर इस्माइल और कसाब कार की ओर आगे बढ़ते हैं। कार में से शहीद पुलिस अधिकारियों के शवों को नीचे उतारते हैं। वे कार का पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा न खुलने के कारण ज्यादा समय बर्बाद किए बिना वे उसी कार को लेकर अपने अगले टारगेट स्थल मालाबार हिल की तरफ रवाना होते हैं। दोनों आतंकवादियों को लगता है कि पीछे की सीट पर बैठे सभी कांस्टेबल मर चुके हैं, लेकिन उनमें से एक कांस्टेबल अरुण जाधव जीवित थे। वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करते और सिर्फ दोनों आतंकवादियों की बातें सुनते हैं। अचानक होता है यह कि रास्ते में उस गाड़ी का टायर फट जाता है। तब वे गाड़ी छोड़कर सामने आ रही एक सफेद स्कोडा कार को रोकते हैं। उसमें बैठे 3 लोगों को बंदूक के नोक पर बाहर निकालते हैं और खुद स्कोडा कार में बैठकर तेजी से निकल जाते हैं। उन 3 लोगों का नसीब अच्छा था कि आतंकवादी उन्हें गोली मारना भूल जाते हैं। दूसरी ओर पुलिस कार में मौजूद अरुण जाधव कंट्रोल रूम को सारी जानकारी दे देते हैं। इस जानकारी के कारण आतंकवादियों की स्कोडा कार जिस रास्ते पर आ रही थी, उस रास्ते पर पुलिस बैरिकेड लगा देती है। तभी पूरी स्पीड में स्कोडा कार वहां पहुंचती है। बैरिकेड और पुलिस कर्मियों को सड़क पर खड़े देख दोनों आतंकवादियों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वहां से भागने के लिए वे कार को राइट टर्न मारते हैं, लेकिन तभी बिना 1 सेकंड रुके पुलिस उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। जब कोई हलचल नजर नहीं आती, तब पुलिस कर्मियों में से एक ASI तुकाराम ओम्बले लकड़ी की लाठी लेकर कार की ओर बढ़ते हैं। कार में इस्माइल खान की जान जा चुकी थी, लेकिन कसाब अचानक उठता है और राइफल उनकी ओर तान देता है। तुकाराम उनकी राइफल की नोक पकड़ लेते हैं। फिर भी कसाब अपनी राइफल से तुकाराम के शरीर में 23 गोलियां उतार देता है, जिससे बहादुर तुकाराम ओम्बले घटनास्थल पर ही शहीद हो जाते हैं। यह देखकर सभी पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं, कसाब पर लाठीचार्ज करते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। ASI तुकाराम ओम्बले का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी वजह से ही कसाब जिंदा पकड़ा गया और इस पूरे हमले का सच सामने आ सका। दूसरी ओर कसाब और इस्माइल द्वारा टैक्सी में रखा गया बम का टाइमिंग खत्म होने पर उस रात 10:40 पर विले पार्ले के पास ब्लास्ट हो जाता है। इसमें टैक्सी ड्राइवर और एक यात्री की मौत हो जाती है तथा सड़क पर मौजूद 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। आतंकवादियों की दूसरी जोड़ी बाबर और नासिर नरीमन हाउस की ओर पैदल चलकर जाती है। नरीमन हाउस एक 5 मंजिला इमारत है, जिसका उपयोग इजरायली लोग अस्थायी आवास और प्रार्थना के लिए करते थे। वहीं एक इजरायली परिवार गैब्रियल, उनकी पत्नी रिवका और 2 साल के बेटे के साथ स्थायी रूप से रहते थे। उनके साथ 2 नौकर भी थे। उस दिन इस दंपति के साथ 4 मेहमान भी मौजूद थे। दोनों आतंकवादी नरीमन हाउस पहुंचते हैं। उनका इरादा सभी इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर इजरायल सरकार पर दबाव डालना था, ताकि इजरायल सरकार भारत सरकार पर अपने नागरिकों को बचाने के लिए दबाव डाले और इसी बहाने आतंकवादी भी आसानी से छूट जाए। आतंकवादी उन इजरायली नागरिकों को 40 घंटे तक बंधक बनाए रखते हैं, लेकिन आतंकवादियों को इजरायल सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता।
गुस्से में आकर आतंकवादियों ने उस दंपति और मेहमानों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं दोनों नौकर वफादारी और बहादुरी से दंपति के बेटे को लेकर भागने में सफल रहे। इस जगह पर 9 लोगों की मौत हुई और 7 लोग घायल हुए। आतंकवादियों का तीसरा टारगेट स्थल विशाल ओबेरॉय होटल था, जो समुद्र किनारे स्थित है। इसलिए फहदुल्ला और अब्दुल रहमान अपनी स्पीड बोट लेकर वहां पहुंचते हैं। इसके बाद होटल की लॉबी में अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। वे होटल में वीआईपी मेहमानों की तलाश में ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन गोलीबारी की आवाज सुनकर ज्यादातर लोग छिप जाते हैं। इसलिए आतंकवादी होटल को जलाने की कोशिश करते हैं। वे फर्नीचर पर अल्कोहल छिड़कते हैं। तभी उन्हें 2 कर्मचारी जॉर्डन और प्रदीप मिलते हैं। एक आतंकवादी जॉर्डन को आग लगाने के लिए कहता है, लेकिन जॉर्डन बहुत घबराया हुआ था, इसलिए वह आग लगाने में असफल रहा, जिससे गुस्सा होकर आतंकवादी ने उसे गोली मार दी। इसके बाद आतंकवादी प्रदीप को आग लगाने के लिए कहता है। प्रदीप डर के मारे आग लगा देता है। जब आतंकवादियों ने और लोगों के ठिकानों के बारे में पूछा तो प्रदीप कहता है कि और लोग ऊपरी मंजिल पर होंगे और इसके लिए लिफ्ट से जाना पड़ेगा। जब आतंकवादी ग्रेनेड फेंकने में व्यस्त थे, तभी प्रदीप तेजी से लिफ्ट में घुस जाता है और डाउन बटन दबा देता है। दोनों आतंकवादी लिफ्ट पर फायरिंग करते हैं, लेकिन प्रदीप अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। ओबेरॉय होटल में 35 लोग मारे गए, जबकि 24 लोग घायल हुए। दूसरी ओर 26 नवंबर की रात को लियोपोल्ड कैफे पर हमला होता है। लियोपोल्ड कैफे मुंबई का एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है, जहां भारतीय, अंग्रेज और अन्य फॉरेनर पार्टी करने के लिए आते थे, लेकिन यह पार्टी उनकी आखिरी पार्टी बन गई। आतंकवादियों की चौथी जोड़ी शोएब और नाजिर अहमद लियोपोल्ड कैफे जाने के लिए टैक्सी पकड़ते हैं। वे कसाब और इस्माइल की तरह टैक्सी में बम सेट कर देते हैं। दोनों आतंकवादी लियोपोल्ड कैफे पहुंचते ही राइफल और ग्रेनेड से हमला कर देते हैं। इस हमले में 11 लोग मारे गए, जबकि 26 लोग घायल हुए। दूसरी ओर जिस टैक्सी से वे आए थे, वह मझगांव इलाके में विस्फोट करती है, जिसमें 3 लोगों की मौत होती है और 19 लोग घायल होते हैं। उसी समय मुंबई का एक और भव्य स्थल, जहां भय के बादल घेरने वाले थे, खून के छींटे पड़ने वाले थे और जहां खून की नदी बहने वाली थी, वह स्थल था ताज होटल। 26 नवंबर की रात 11 बजे जावेद और अरशद ताज होटल पहुंच जाते हैं। वे सबसे पहले ताज होटल से 50 मीटर दूर एक पेड़ के पास RDX बम लगा देते हैं, लेकिन यह बम फटा नहीं था। विस्फोट होने से पहले ही मुंबई पुलिस ने इसे डिफ्यूज कर दिया था। दोनों आतंकवादी ताज होटल की लॉबी में घुसते हैं। राइफल को ऑटोमेटिक मोड में डालकर जो भी दिखे उस पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। ये मुजाहिदीन जिहाद के नाम पर इतने पागल हो चुके थे कि वे वहां मौजूद मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। गोलीबारी के कारण ताज होटल में चारों तरफ भगदड़ मच गई। बचे हुए सभी मेहमान अपने अपने कमरों में छिप गए। दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस दिन ही यूरोपीय सांसदों के सदस्य, हिंदुस्तान यूनिलीवर के तत्कालीन चेयरमैन और CEO तथा अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी ताज होटल में मौजूद थे। इसके अलावा उस दिन होटल में करीब 450 लोग ठहरे हुए थे। उस दिन गौतम अडानी दुबई पोर्ट के CEO मोहम्मद शराफ के साथ मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग के बाद उन्होंने होटल के डिनर का बिल भी चुका दिया था, लेकिन उनके मित्र और चर्चा करना चाहते थे, इसलिए वे फिर कॉफी टेबल पर बैठ गए। जब होटल पर हमला हुआ तो होटल स्टाफ ने उन्हें पीछे के दरवाजे से किचन में ले जाया गया। वहां से बेसमेंट में वे पूरी रात गुजारते हैं और अगले दिन सुबह 8 बजे उन्हें बाहर निकाला गया। आतंकवादी सीढ़ियों से ऊपरी मंजिलों पर चढ़ते हैं और ताज के केंद्रीय गुंबद में वे RDX बम प्लांट करते हैं, जो रात 1 बजे फटता है, जिससे धुएं के घने बादल ताज होटल को घेर लेते हैं। ताज होटल जमशेदजी टाटा द्वारा बनवाई गई थी, जो रतन टाटा को विरासत में मिली थी। जब रतन टाटा को किसी के द्वारा बताया जाता है कि ताज होटल में गोलीबारी हो रही है, तो रतन टाटा तेजी से अपनी कार से ताज होटल पहुंच जाते हैं। ताज होटल में लगातार हमले के कारण चौकीदार उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं, इसलिए रतन टाटा 3 दिन तक ताज होटल के बाहर खड़े रहते हैं और घायलों तथा मृतकों के लिए दुख व्यक्त करते हैं। इसके अलावा रतन टाटा ने घायलों और मृतकों की कैसे मदद की थी, वह हम आगे देखेंगे। दोनों आतंकवादी रूम नंबर 520 में घुसते हैं, जहां कॉरपोरेशन बैंक के पूर्व चेयरमैन के R राममूर्ति थे। उन्हें भी बंधक बना लिया जाता है। तभी उस कमरे में वे 2 अन्य आतंकवादी शोएब और नाजिर, जिन्होंने लियोपोल्ड कैफे पर हमला किया था, वो भी 4 बंधकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। आतंकवादी उस कमरे को अपने बाप का घर समझकर इस्तेमाल करते हैं। वे अपने साथ लाई खाने की चीजें निकालकर नाश्ता करते हैं। पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से मोबाइल फोन पर बात भी करते हैं। आका उन्हें होटल में आग लगाने का सुझाव देते हैं, इसलिए आतंकवादी कमरे में मौजूद सोफा, गद्दे और पर्दों का उपयोग करके आग लगा देते हैं। आग के कारण कमरे में धुआं फैल जाता है।
जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आतंकवादी कमरे से बाहर चले जाते हैं। तब बंधक बने लोग खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर होटल के बाहर खड़े रेस्क्यू कर्मचारी उन्हें बचा लेते हैं। ये सभी डिटेल्स मीडिया द्वारा कैप्चर की जा रही होती है, जिन्हें सभी भारतीय लाइव देख रहे होते हैं। उस दिन की घटना किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। दूसरी ओर मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड भी अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। सभी आतंकवादियों की बात करें तो आतंकवादियों की एक जोड़ी जो CST स्टेशन गई थी, उसमें इस्माइल मारा गया था, जबकि कसाब को पकड़ लिया गया था। बाबर और नासिर की दूसरी जोड़ी नरीमन हाउस में थी। तीसरी जोड़ी फहदुल्ला और अब्दुल ओबेरॉय होटल में थे। बाकी के 4 आतंकवादी ताज होटल में थे। 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था, तब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, गृह मंत्री शिवराज पाटिल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे। जब केंद्र सरकार को मुंबई हमले की जानकारी मिलती है, तो तुरंत दिल्ली में स्थित NSG कमांडो को सक्रिय किया जाता है। जब तक NSG कमांडो मुंबई न पहुंचे, तब तक मुंबई में मौजूद मरीन यानी मार्कोस कमांडो को स्थिति संभालने का निर्देश दिया गया। मार्कोस कमांडो तेजी से हमले के स्थान पर पहुंचकर ताज और ओबेरॉय दोनों होटलों से लगभग 300 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। NSG कमांडो को मुंबई पहुंचने में 7 से 7.5 घंटे लगते हैं। इसका कारण यह था कि NSG कमांडो का सेंटर मानेसर, जो हरियाणा में स्थित है। NSG कमांडो को मुंबई ले जाने वाला जो स्पेशल विमान था, वो मानेसर से 300 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में था। उस विमान को चंडीगढ़ से मानेसर पहुंचने में 6 घंटे लगते। इस बीच रॉ द्वारा सुझाव दिया गया कि पालम एयरपोर्ट पर एक विमान मौजूद है, जिसका उपयोग करके मुंबई पहुंचा जा सकता है। इसके बाद तेजी से 120 NSG कमांडो को उस विमान में बैठाकर मुंबई ले जाया गया। यह विमान सुबह 5:30 मुंबई एयरपोर्ट पहुंचता है और वहां से बस में बैठकर 40 मिनट में कमांडो हमले के स्थान पर पहुंच गए। NSG कमांडो की टीम का नेतृत्व ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया द्वारा बहादुरी से किया गया। उन्होंने इस मिशन को ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो नाम दिया। ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया ने 120 कमांडो को 3 टीमों में विभाजित किया, जिसमें एक टीम नरीमन हाउस, दूसरी टीम ओबेरॉय होटल और तीसरी टीम ताज होटल जाएगी। सुबह 7:30 18 NSG कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए नरीमन हाउस की छत पर उतरे, जबकि अन्य कमांडो ने इमारत को चारों तरफ से घेर लिया। आतंकवादियों और कमांडो के बीच पूरा दिन भीषण युद्ध चला। जब कमांडो को यह पता चला कि आतंकवादियों ने सभी सिविलियंस की हत्या कर दी है, तब 28 नवंबर की रात 8:30 पर कमांडो ने दोनों आतंकवादियों को खत्म कर दिया। नरीमन हाउस में चली इस भयंकर लड़ाई के दौरान एक NSG कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट भी शहीद हो जाते हैं। दूसरी ओर ओबेरॉय होटल की कमान कर्नल BS राठी द्वारा साहस और दृढ़ता के साथ संभाली जाती है। उन्होंने कुछ कमांडो को होटल के अंदर प्रवेश करने का निर्देश दिया और कुछ स्नाइपर कमांडो को ओबेरॉय होटल के पास खड़ी एयर इंडिया बिल्डिंग पर तैनात कर दिया। कमांडो ने पहली मंजिल से ओबेरॉय होटल में फंसे मासूम नागरिकों को बचाना शुरू किया। तभी उन्हें 19वीं मंजिल से राइफल गन की गोलियों की आवाज सुनाई दी। इसीलिए सभी कमांडो 19वीं मंजिल की ओर बढ़े और स्नाइपर कमांडो को भी वहां फोकस करने को कहा गया। जैसे ही स्नाइपर कमांडो को कमरे में एक आतंकवादी दिखा, उन्होंने उसे हेडशॉट मारकर वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद अन्य कमांडो ने मिलकर दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। अभी भी मुंबई का शान ताज होटल आग की लपटों में जल रहा था। ताज होटल को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी कर्नल सुनील सेवोरन को सौंपी जाती है। वे 2 टीमों का गठन करते हैं, जिनमें से एक टीम का नेतृत्व मेजर संजय खंडवाल करते हैं और दूसरी टीम का नेतृत्व मेजर संदीप उन्नीकृष्णन संभालते हैं। दोनों टीमें ताज होटल की अलग-अलग दिशाओं से आतंकवादियों की तलाश शुरू कर देती हैं। तलाशी अभियान के दौरान होटल में फंसे निर्दोष लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। आग के कारण होटल में चारों तरफ धुआं फैल जाता है, जिससे ताज होटल में छिपे आतंकवादियों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मेजर संदीप अपनी टीम के साथ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे, तभी ऊपरी मंजिल से आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें कमांडो सुनील जोधा को 8 गोलियां लगी। तब मेजर संदीप ने सुनील जोधा को वहां से सुरक्षित ले जाने के लिए कहा और अकेले ही आतंकवादियों का पीछा किया। उनके अंतिम शब्द थे, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। आतंकवादियों और मेजर संदीप के बीच भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें वे शहीद हो गए। मेजर संदीप के शहीद होने की खबर सुनते ही बाकी कमांडोज में बदले की आग भड़क उठती है। उनमें एक अलग जोश आ जाता है और अनोखी ऊर्जा के साथ वे इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाते हैं। 29 नवंबर की सुबह उगते सूरज के साथ ही मेजर रॉय और कैप्टन वरुण 2 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला देते हैं। जब फायर ब्रिगेड द्वारा ताज होटल की आग बुझाई जाती है, तब 2 आतंकवादियों के शव मिलते हैं,
जो आग की लपटों में जलकर ही मर गए थे। यह मुंबई हमला 3 से 4 दिनों तक चला, जिसने मुंबई शहर का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। मुंबई शहर के अनेक हंसते खेलते घर उजड़ गए, कई घरों के आधार स्तंभ ढह गए और छतें गिर पड़ी और कई परिवारों का भविष्य बिखर गया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो पूरी जिंदगी के लिए बिस्तर पर आश्रित हो गए या फिर अपना शेष जीवन व्हील चेयर पर बिताने को मजबूर हो गए। ऐसे असहाय और पीड़ित लोगों की मदद के लिए रतन टाटा ने मुंबई हमले के मात्र 2 सप्ताह के भीतर ही ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की। इसके अंतर्गत हमले में मारे गए ताज होटल के कर्मचारियों के परिवारों को 36 लाख से लेकर 85 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। केवल ताज होटल के कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि मुंबई के अन्य स्थानों पर हमले का शिकार हुए लोगों को भी 6 महीनों तक प्रतिमाह 10,000 रुपए की सहायता दी गई। इसके अलावा हमले का शिकार हुए 46 बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने हाथों में ली। रतन टाटा ने सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी लोगों को मजबूत किया। वे खुद पीड़ितों के पास जाते, उनका आत्मविश्वास बढ़ाते और यह सुनिश्चित करते कि उन्हें सही इलाज मिल रहा है या नहीं। सभी 10 आतंकवादियों में से सिर्फ एक आतंकवादी अजमल कसाब ही जिंदा पकड़ा गया था। कसाब का लंबे समय तक कोर्ट में ट्रायल चला। इसके बाद ऑपरेशन एक्स चलाया गया। यह ऑपरेशन उतनी ही गुप्त तरीके से चलाया गया जितनी गुप्त तरीके से वे मुंबई में घुसे थे। अंत में 21 नवंबर 2012 को पुणे की येरवड़ा जेल में सुबह 7:30 पर अजमल कसाब की जिंदगी एक रस्सी से लटकाकर समाप्त कर दी गई। पूरे मुंबई हमले के दौरान 166 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। मृतकों में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और तुकाराम ओम्बले जैसे जांबाज योद्धाओं समेत सुरक्षा बलों के 20 जवान अदम्य साहस दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इन सभी वीर जवानों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए शत शत नमन है और हम उन सभी बहादुर योद्धाओं को नमन करते हैं जो देश को बचाने के लिए देश की सरहद पर खड़े रहते हैं और हमारे परिवारों को बचाने के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं।